आज हम डिस्कस करते हैं फुल लेंथ टेस्ट 2 का BCW का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा कवक मनुष्य और पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला ईस्ट है, माइकोराजा, पेनिसिलियम और राइजोपस। तो इसमें क्या है, मनुष्य और पौधा के लिए कौन कौन सा उपयोगी है पहले वो देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट का प्रयोग मदिरा और ब्रेड बनाने में होता है। ठीक है, माइकोराजा का उपयोग जो है पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में काम करता है। ठीक है, और मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण जो है ना कर करके पौधों को मदद करती है। थर्ड है पेनिसिलियम। जैसा कि जानते हैं कि पेनिसिलियम जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था। और राइजोपस क्या है कि हमारा जो रोटी है, ब्रेड है, जो फूड्स है, उसमें या तो मॉइस्चर के कारण या गर्मी के कारण जो खराब हो जाते हैं ना, सफ़ेद फफूंद के रूप में आ जाते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका आंसर इसलिए डी होगा। सिनकोना की छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल सही। यह पौधा किस महाद्वीप का स्थानीय प्रजाति है? तो बेसिकली यह दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है। और चूंकि जैसा कि जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला, लेकिन दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला में यह सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की दृष्टि से देखें तो नीलगिरी है, अन्नामलाई है, दार्जिलिंग क्षेत्र में भी इसकी खेती की जाती है। और ये जो मलेरिया है, मलेरिया को 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रस ने इसकी जो है इसका जो पैरासाइटिक परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसकी खोज किए थे। इसलिए 1902 में रोनाल्ड रस को नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, और मलेरिया जो होने से प्रभावित जो अंग है वह प्लीहा या स्प्लीन होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है कि जीन शब्द का जो शब्द दिया है, जीन का जोहानसन ने दिया है। ठीक है, और जीन क्रोमोसोम में अवस्थित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, टोटल 46 होते हैं। और जो ग्रेगर मेंडल थे उनको फादर ऑफ हेरिडेटरी या फिर आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। फोर्थ में क्या है कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया पौधों और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है कि बिल्कुल सही है। कार्ल बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए थे। ठीक है, लेकिन जो फिलिप सेकबिट्ज थे, फिलिप सेकबिट्ज ने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा था। ठीक है, तो ये कार्ल बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा है, जो कि गलत है। कार्ल बेंडर माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम शब्द गढ़ा था, लेकिन फिलिप सेकबिट्ज ने पावर हाउस ऑफ द सेल बोले थे। कोशिकीय श्वसन में कुल 38 एटीपी का निर्माण होते हैं, ये बिल्कुल सही है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी और 2 एटीपी साइटोप्लाज्म से बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर 1 और 3 होगा। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो मारियांगला हंगरिया को मिला है, और यह ब्राजील की एक सूक्ष्मजीवी विज्ञानी है। ठीक है, और इसको नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए मिला है। ठीक है, राजकुमारी कौन है? तो राजकुमारी एक भारतीय अमेरिकी रैपर हैं और उसे अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से भी नवाजा गया है। बानो मुश्ताक, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से नवाजा गया इनको। ठीक है, 6 नंबर क्या है कि 15 न्यूटन का फोर्स और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो तो मास कितना होगा? तो फोर्स इक्वल टू ma, तो मास इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, यानी 5 किलोग्राम हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसमें कह रहा है कि एक्चुअली क्या है ना कि पृथ्वी एक तरह से चपटी और गोलाभ आकृति की है। ठीक है, तो उससे क्या है कि जो ध्रुव जो है ना चपटा है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। इससे क्या होता है कि ध्रुव की त्रिज्या कम हो जाती है और भूमध्य रेखा पर अधिक हो जाती है। चूंकि जानते हैं कि जी जो होता है, छोटी जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और m जो है पृथ्वी का द्रव्यांक है, और r जो है ना वो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, विशेषकर जो पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है ना, तो g किसके बराबर होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के।
और आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी है दोनों वस्तु के। तो जब क्या है कि ध्रुव के बीच, ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी कम होती है तो उसका जो जी का मान है ना ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम होता है ध्रुव पे, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखा पर जो है ना उसका मान मिनिमम होता है। और क्या है कि जब पृथ्वी घूमती है तो अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है और अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है, जो सेंटर की ओर खींच करके रखता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होती है कि बाहरी एक बल उत्पन्न होता है जो इफेक्टिव गुरुत्वाकर्षण है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो मान है वह कोरोलिसिस फोर्स का मान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है, ठीक है। अतः जो इफेक्टिव ध्रुव पर जो है ना गुरुत्वीय बल ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होते हैं। नेक्स्ट है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तो प्रेशर से संबंधित है, ठीक है। और उसमें यह है कि पास्कल नियम यह है कि आइडियल कंडीशन में अगर द्रव स्थिर हो, इनकम्प्रेसिबल हो, असंपीड्य और एक क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो पहला उसका जो मतलब शर्त है कि तरल स्थिर अवस्था में हो, इनकम्प्रेसिबल हो और एक क्लोज वेसल्स में हो। तो उसके बंद तरल पर एक बिंदु पर दाब जो डाला जाता है ना वह सभी भाग और सभी दिशाओं में समान रूप से लगते हैं, ठीक है। यही पास्कल का नियम है। और इसी के प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, प्रेस हो, वाहनों को उठाने वाला कोई जैक हो, तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। अब देखिए लिखा है पहला उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। उसमें कहते हैं कि कोई भी तरल जब अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई रहती है तो उसके नीचे से ऊपर की ओर एक काल्पनिक बल कार्य करते हैं जिससे उसका वजन हल्का प्रतीत होता है। संयंता क्या है, विस्कोसिटी, यह आंतरिक द्रव के लेयर के बीच में आंतरिक घर्षण को दर्शाता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या है कि यूनिट लेंथ पर, ठीक है, यूनिट लेंथ पर उसका जो आपसी आकर्षण बल है, जो तरल अणुओं के बीच में आपसी जो आकर्षण बल होता है वही सरफेस टेंशन कहलाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट है 9th नंबर में कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया में जो उष्मा का जो आदान प्रदान होता है वह शून्य होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि उस जो प्रणाली है ये इसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कि उस प्रणाली में उसके परिवेश से ना तो कोई उष्मा अंदर आती है ना बाहर जाती है, यानी शून्य रहता है आदान प्रदान। इसका मतलब है कि जो टोटल Q का मान है ना वो 0 होगा, चूंकि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल में कहा जाता है कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा U बराबर Q प्लस W। चेंज इन एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U है, Q उष्मा का आदान प्रदान और W किया गया कार्य है। तो अगर Q का मान 0 होगा तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी बराबर किया गया कार्य W के बराबर होगा, ठीक है। अभी क्या है नेक्स्ट, प्रस्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स, सॉरी, प्रस्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स की तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इसका चमगादड़ सुन पाते हैं या फिर डॉल्फिन सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इंफ्रासोनिक बोलते हैं और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य सुन सकते हैं, जिसको ऑडिबल रेंज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक के जो ध्वनि हैं वो क्या है कि उसका उपयोग किया जाता है, जैसे चिकित्सा में ले लेते हैं तो सोनोग्राफी में होता है कि आंतरिक अंग में हमारा क्या डिफेक्टिव है। औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं तो जो मेटल्स रहते हैं धातु, उसके डिफेक्टिव एरिया को पता लगाते हैं। सफाई में अल्ट्रासोनिक क्लीनर का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन में देखते हैं इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट है 11, ये अच्छा क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर में देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पीछे एक ब्लैक टाइप की पट्टी रहती है। वह पट्टी क्या है ना, वह कुछ ना कुछ एक चुंबक का पैटर्न रहता है वो, ठीक है, चुंबकीय कण का छोटा छोटा पैटर्न रहता है जो उसमें जो कार्ड धारक है उसकी जानकारी उसमें रहते हैं। जब वह एटीएम मशीन जब वह एटीएम मशीन में स्वैप करते हैं ना तो चुंबकीय पट्टी क्या होता है ना एटीएम के अंदर रीडर से गुजरता है और जब स्वैप करते हैं तो क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स उसमें चेंजिंग होता है। उस चेंजिंग होने से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होते हैं
और उस इलेक्ट्रिक पल्स के माध्यम से डिजिटल डेटा में बदला जाता है, और यही डेटा जो है ना बैंकिंग से ऑथेंटिकेट होने के बाद ट्रांजैक्शन आगे प्रोसीड होती है। तो यह अच्छा क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है कि कौन से विकल्प घर्षण बल के बढ़ते क्रम को सही दर्शाता है, तो इसमें है कि लोटनिक घर्षण, सर्पिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो इसमें देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण वह घर्षण होता है जब वस्तु को चलाना शुरू करने के लिए जो है ना हम लोग कोशिश करते हैं, तो ये प्रारंभिक गति का सबसे अधिक विरोध उत्पन्न करता है, इसलिए ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। जब मतलब वो चलने की दशा में रहता है बट अभी चला नहीं है, तो उसको सर्पिक घर्षण बोलते हैं, तो उससे उसका कुछ कम होता है। और जब वस्तु चलने को होता है तो चूंकि उस समय वस्तु बहुत छोटे भाग को जमीन से स्पर्श करता है, तो इसलिए प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, तो इसलिए उसका सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं बट ग्रह जो है ना स्थिर रूप से चमकते हैं, ऐसा क्यों? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे से जो आने वाला प्रकाश है वह वायुमंडल के विभिन्न जो है ना लेयर से गुजरते हैं, और उसमें तापमान और घनत्व में भिन्नता आती है, जिस वजह से वो अपवर्तन के सिद्धांत के कारण वो चमचमाने लगते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाते हैं। ठीक है। और तारे का एक ये भी कारण है कि तारे जो है बहुत दूर होने के कारण एक बिंदु सोर्स की तरह दिखता है, जबकि ग्रह अपेक्षाकृत हमारे पास होते हैं और उसका एक डाइवर्जिंग स्रोत होता है। ठीक है। इसलिए वायुमंडलीय प्रभाव का औसतन प्रभाव इस पे कम पड़ता है ग्रह पे, इसलिए वो स्थिर चमकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टर में जो आजकल शिक्षा क्षेत्र में प्रोजेक्टर यूज होते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देने के काम में आते हैं, तो प्रोजेक्टर में किस प्रकार का लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और चूंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और यह क्या करते हैं कि ये अन्य प्रकाश के आने वाले स्रोतों को एक जगह एकत्रित करती है और फिर इसको मैग्नीफाइड करके पर्दे पर उतारे जाते हैं। ठीक है। इसलिए इसका नाम उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस प्रोजेक्टर में यूज होते हैं। गोली चलाते समय बंदूक का पीछे की ओर जाना न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से संबंधित है। अब देखिए 16th नंबर, इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पिछले 69th में पूछा था। ठीक है। तो 16th नंबर में क्या है कि मिश्रण पूछ रहा है, तो साधारण जो नमक है ना सोडियम क्लोराइड, वह क्या है, एक यौगिक है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है जिसमें कई तरह की गैसें शामिल है उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन ठीक है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%, कुछ जलवाष्प है, कुछ अन्य गैसें भी शामिल है। तो यह क्या है, एक मिश्रण है। आसुत जल क्या है, H2O। ठीक है। H2O क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। और कॉपर सल्फेट क्या है कि कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं, इसलिए क्या है, यह एक यौगिक है, शुद्ध रासायनिक यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कौन सा यौगिक है, तो ऑक्सीजन क्या है कि एक बायोमोलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन जो है ना मोलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल्स है, बट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो यह एक यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक जिसमें क्या है कि ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े हो, उसको कहते हैं यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट है 18th, सोडियम और पोटेशियम क्या है ना पानी के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करते हैं और बहुत ही मात्रा में ऊर्जा क्या करते हैं उत्पन्न होती है। ठीक है। ठंडा पानी के साथ यह तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और उष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो यह बिल्कुल सही है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, तो दोनों सही है। 19th नंबर में क्या है कि जंग लगना, चूंकि जंग क्या होता है, जंग एक है Fe2O3.X H2O। ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को दर्शाता है, और X क्या करता है कि जल की मात्रा को इंगित करता है कि कितना मोल उसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो Fe2O3 × X H2O हाइड्रेटेड आयन जो है ना वो धीरे धीरे क्या है मॉइस्चर के रेस्पेक्ट में वो ऑक्सीकरण करता है, इसमें नमी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। 20 में क्या है कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है बल्कि भौतिक गुणधर्म में चेंजिंग होती है, जैसे आकार, आकृति, अवस्था,
रंग बनावट में बदलाव होता है और कोई पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन जो बी कह रहे हैं ना, उसमें भौतिक परिवर्तन में हमेशा द्रव्यमान का नष्ट हो जाता है। यह बिल्कुल गलत है, द्रव्यमान रिजर्व रहता है, ठीक है। 21 में क्या है कि क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कि कर्बा होते हैं और यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जबकि अम्ल अगर रहता तो वह खट्टा होता है और वह नीले को लाल लिटमस में बदल देता है। जल का शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें देखते हैं कि यह एक डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशक है। नेक्स्ट 23 में है कि सेपोनिफिकेशन। एक्चुअली क्या है कि सेपोनिफिकेशन क्या है? सेपोनिफिकेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एस्टर और क्षार में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया से साबुन और अल्कोहल बनते हैं, ठीक है ना। यह एक हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया है और इसमें यह एक ऊष्माक्षेपी भी प्रक्रिया इसमें होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब एक्सोथर्मिक, यानी इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, और एक होता है एंडोथर्मिक जिसमें ऊष्मा अवशोषण किया जाता है। तो सेपोनिफिकेशन प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो है सी में क्या है, एस्टर और क्षार की क्रिया से साबुन और अल्कोहल बनते हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो आप देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो है ठंडे पानी के साथ कितना अत्यधिक रिएक्शन कर जाते हैं, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। और जल और ऑक्सीजन के साथ सोडियम तो बहुत अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम क्या है, ठंडे पानी से धीमे अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी कम अभिक्रिया करते हैं। लेकिन सोना क्या है ना, सबसे कम करता है, क्योंकि इसमें अभिक्रियाशीलता के समूह में सबसे नीचे है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु समान परिस्थिति में जल के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो चूंकि पोटेशियम, सोडियम ये अभिक्रिया समूह में सबसे ऊपर है, ठीक है। और जो भी सोना है, चांदी है, पारा है, ये सबसे क्या है, कम अभिक्रियाशील है। सूजन को कम करने के लिए कोल्ड पैक में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि वो क्या करता है ना कि ठंडापन महसूस कराता है वहां पे, ठीक है। ये कोल्ड पैक की जो लिखा है ना कोल्ड पैक, उसमें क्या होता है कि अमोनियम नाइट्रेट और जल जो है ना अलग अलग रहते हैं। जब उसको हम दबाते हैं तो क्या है, आपस में मिल जाते हैं। मिलने से क्या होता है ना कि जब जिस सूजन की जगह पे डाला जाता है ना, वहां से ऊष्मा को खींच लेता है, जिससे ठंडापन महसूस होता है। पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को अमाशय और छोटी आंत से यकृत तक पहुंचाने का वाहिका का नाम क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन है। जबकि लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और राइट हेपेटिक आर्टरी, ये दोनों क्या करते हैं, यह जो बाएं और दाएं यकृत धमनी है, यह क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ना कि ये जो भरपूर पोषक तत्व से भरपूर को सिर्फ हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करता है। नेक्स्ट है कि किसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो अभी देखते हैं कि ये जो लाइपेज लिखा है ना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लेट जिसको बोलते हैं, यह पेनक्रियाज से मतलब एक्सक्रीट होते हैं। तो लाइपेज क्या करते हैं, वसा का संश्लेषण, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ठीक है। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहाँ से मतलब कि निर्माण होता है? तो पेनक्रियाज में। और यूरिया क्या करता है, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है ना। तो यूरिया जो साइकिल है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और विषाक्त जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करके शरीर को नाइट्रोजन से छुटकारा दिलाते हैं। म्यूकस क्या है? म्यूकस तो एक विशेष कोशिका द्वारा निर्मित होता है, और यह क्या है कि जो श्वसन है, पाचन है, उसके मार्गों में कार्य सतह की सुरक्षा और चिकनाई प्रदान करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये जो पेरेंटल सेल्स होते हैं उससे द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी होगा। 29 में क्या है कि गम्बूसिया मछली क्या करते हैं कि मच्छर का जो प्यूपा है, लार्वा को है, उसको बड़े चाव से वो खाते हैं, इसलिए मच्छर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए केसर क्या है ना, कि नेशनल केसर मिशन 2011 द्वारा
जम्मू कश्मीर में केसर अभियान चलाया गया था, केसर मिशन, जिसमें केसर का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनका ख्याति प्राप्त हुआ और वहाँ का रोजगार सृजन हुआ। न सिर्फ रोजगार, वहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। इसलिए नेशनल केसर मिशन के तहत अभी हाल फिलहाल में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसमें केसर मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ना सब्सिडी दे रही है। तो केसर मसाले कहाँ से निर्माण होते हैं? तो जो क्रेसर क्रोकस जो है ना उसके फूल से जो स्टिग्मा और स्टाइल हैं, वर्तिकाग्र हैं और स्टाइल हैं, उससे प्राप्त करते हैं, जिसको सामूहिक रूप से थ्रेड्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि केसर इसलिए महंगा है क्योंकि हर फूल से केवल 3 स्टिग्मा ही मिलते हैं और यह वर्ष में केवल 1 सप्ताह तक के लिए खिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक फूल से अगर 3 ही वर्तिका प्राप्त हो तो इसलिए इसकी महंगाई बढ़ जाती है। अब देखिए क्या है कि एक विवाहित जोड़े ने एक बच्चे को गोद लिया है और जो विवाहित जोड़े हैं, जो मेल फीमेल है ना, उनका जो समूह है ए, बी और ओ है। लेकिन पता चला बाद में कि तीनों बेटों, यानी जो इसको जुड़वा बेटा हुआ और एक जो गोद लिया, तीनों बेटों का ए, बी और ओ है। तो गोद लिए बेटे का रक्त समूह क्या होगा? तो ए, बी, ओ के मिलने से ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, यानी ए बी और ओ के मिलने से क्या होगा? ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। तो ए और बी तो उसका बच्चे का ही जन्म होगा, लेकिन ओ पॉजिटिव उस गोद लिए हुए बच्चे का मतलब रक्त समूह होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वायरस का जो खोज किया था इवानोव्स्की ने, ठीक है। अब वायरस क्या है कि वायरस ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए एंजाइम नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? मृत जीव पर जाकर के सक्रिय हो जाते हैं और यह क्या करते हैं ना, जो होस्ट सेल होते हैं ना, उस पर ही निर्भर रहते हैं और उससे ऊर्जा उत्पादन करते हैं एटीपी संश्लेषण करके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वायरस को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? नहीं, कृत्रिम माध्यम से नहीं। वायरस को संवर्धन करने के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। वायरस केवल जैविक वाहकों के माध्यम से ही एक दूसरे से संचरित होते हैं। नहीं, इसको एक मृत जीव पर भी रख करके कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह कैसे फैलते हैं? तो प्रत्यक्ष संपर्क में, जैसे कोल्ड सोर हो गया, यौन संचारित रोग हो गया, हवा के माध्यम से भी फैलते हैं, जिसमें ड्रॉपलेट हवा जब फैलते हैं तो उसमें इन्फ्लुएंजा, जुखाम, कोविड-19 जैसे आते हैं, कोव 2 वायरस, ठीक है। दूषित पानी पीने से जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, नोरो वायरस होता है, ठीक है। संक्रमित सतह टच होने से राइनो वायरस होते हैं। माँ के बच्चों में संचरण जो HIV, रूबेला, ये सब होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक आंसर है। अब आते हैं हम लोग इसमें पॉलिटी सेक्शन में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति जो है ना इलेक्ट करती है और यह एक संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 280 के तहत। और इसमें हर 5 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है और इसका मेन काम होता है कि केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संसाधन का सही रूप से विभाजन करके सिफारिश करना। और इसका जो कंपोजिशन होता है, संरचना जो है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। और यह जो है अभी 73वें 74वें जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें वित्त आयोग की भूमिका पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय को ग्रांट्स की सिफारिश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिसमें देखते होंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था में 243I जो 243I जो आर्टिकल है उसमें पंचायतों को वित्त मुहैया कराती है, वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल जो कानून है वह कब आए थे? तो यह 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, ठीक है। 7वीं किससे है? 7वीं अनुसूची सूची से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं जो है भाषा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 35 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में। तो चूंकि जानते हैं कि जो 9वीं अनुसूची थी, ठीक है ना,
9वीं जो अनुसूची थी उसको 1951 के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ इंदिरा गांधी लिखा है, जो गलत है, 1 नंबर। सेकंड है कि इस रखे गए कानून को भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल सही है। और इसको जो है उठा करके कहाँ डाल दिया है, 300 के ए में डाल दिया है, आर्टिकल 300 ए में डाल दिया है। और इसमें किसी भी कानून को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या था कि मूल संविधान की स्थिति ये था कि आर्टिकल 19(1) का ए में संपत्ति प्राप्त करना, रखना, बेचने का अधिकार था। और 31 में क्या था, मुआवजा दिए बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जो है ना, 9वीं अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बचाने के लिए आर्टिकल 31 का क, 31 का ख जोड़ा गया था। ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 35 का बी होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। निम्नलिखित से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है, जबकि समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह एक फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ देख लीजिए 37 में क्या है, यहाँ कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का एक संघीय क्षेत्र में विस्तार करती है, वो भी सही है। यहाँ पे क्या था, उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करती है। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की कार्यभार के आधार पर न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो ये सही है, केवल जो ये है ना, पहला ऑप्शन सही है। नहीं, गलती से ये लगा दिए हैं, इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना, केवल एक सही है। उसके बाद क्या था कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संघीय विस्तार। तो संघीय विस्तार जो है ना, उसमें ये उसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के, ये तो आर्टिकल 231, ठीक है, आर्टिकल 231 के तहत क्या है कि संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों संघ क्षेत्र को समान उच्च न्यायालय का स्थापित कर सकती है। ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये ए ऑप्शन गलती से लग गया, इसका आंसर 1 होगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, उसमें आते हैं नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो 1 जनवरी 2015 को बनाए गए थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फिर सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है। फिर आप देखते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग है। अभी जो आधार कार्ड के लिए जो उदय बनाया गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, चाहे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो, चाहे प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हो, चाहे TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये सब क्या है ना, गैर संवैधानिक निकाय है। जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और वह 324 से 329 तक इसका प्रावधान है। UPSC का, संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 315 है और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है। 39 में क्या है कि भारत के संविधान के मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल 110 में मिलता है, बिल्कुल सही है। और 111 आर्टिकल क्या बोलते हैं कि ये जो विशेषाधिकार है राष्ट्रपति का, वीटो। और 112 में क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। आर्टिकल 123 में क्या है कि जो है ना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है, और यहाँ 213 होता तो हाईकोर्ट अध्यादेश जारी करती है। ठीक है। 40 में क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। इसमें बता दूं कि 8वीं अनुसूची में मूलतः जो है ना 14 भाषाएं था, लेकिन समय समय पर संशोधन हुआ और अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है संविधान में। तो
जब 14 था तो 22 कैसे हुआ? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो 14 से 15 भाषा हो गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया तो पहले 15 भाषा हुआ था, अभी कितना हुआ? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, तब 15 3 18 हो गया। और 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा का उल्लेख किया गया, जोड़ा गया उसमें, तो बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो पहले था 14, एक सिंधी 15, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 3 हो गया, 15 3 18, और बोरो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4, 18 4 22, तो टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग है? तो 61 में इम्पीचमेंट है, और इसके लिए क्या है कि बहुत ही कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है ना। तो कठोर प्रक्रिया अपनाने का क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि चूंकि क्या है ना कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, तो बार बार उसका दुरुपयोग ना हो ना, इसलिए एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होता है। कुल सदस्य जो भी सदन है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके कम से कम 1/4 का सिग्नेचर होना चाहिए। जब प्रस्ताव पारित करने का हो तो उसमें 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, उसके बाद उसको हटाया जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या है 42 में। अब 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति का। 42 क्या है कि कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली का एकात्मक लक्षण है? चूंकि भारत का जो संविधान है ना, कुछ एकात्मक है और कुछ संघात्मक है, इसलिए केसी हुएर ने इसको अर्ध संघीय व्यवस्था कहा था या एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था कहा था। एक्चुअली यह अपनाने का कारण यह भी था कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक जो विविधता है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा राष्ट्रीय जो इंटीग्रिटी है वो बना रहे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि संघीय विशेषता और एकात्मक जो विशेषताएं हैं वह देश की परिस्थिति पर डायनेमिक रहती है, बदलती रहती है। तो संघीय विशेषता में क्या है कि बंटवारे होते हैं पावर्स का, जिसमें शक्ति का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीय विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, दोहरी सरकार की प्रणाली, संघीय वित्तीय व्यवस्थाएं। तो ये सब क्या है ना, ये सब संघीय विशेषताएं हैं। और एकात्मक क्या है? जिसमें केंद्र की ओर झुकाव रहेगा और उसको ज़्यादा पावर रहेगा। जैसे केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। जो एकल संविधान है, राज्यपाल की भूमिका, चूंकि उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट इंटरवीन करती है, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 के तहत, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, एकीकृत जो न्यायपालिका है, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, ठीक है, केंद्रीकृत चुनाव प्रणाली है। तो ये सब क्या है ना, एकात्मकता को दिखाता है कि केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। तो यह संघात्मक और एकात्मक जो है ना, देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उस समय कोई बाहरी ताकत अटैक तो नहीं कर दिया है या इंटरनल कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। तो अगर नॉर्मल चलता हो तो वो अर्धसंघीय के रूप में व्यवहार आते हैं। नेक्स्ट है 43। तो 43 में क्या है ना कि कांग्रेस जब पहला जो चुनाव हुआ था तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ जमींदार कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी इन्वॉल्व थे। तो अगर वह कांग्रेस अपना जो पोर्टफोलियो लागू किए थे, अगर वह क्या है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अगर घोषणा पत्र में लाते तो क्या होता कि सबको मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए कांग्रेस ने बारीकी से क्या किया कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन चुनाव घोषणा पत्र में रखा ही नहीं, ताकि उसका मेंबर्स नाराज ना हो जाए। ठीक है। तो 1937 के कांग्रेस चुनाव के घोषणा पत्र में देखेंगे तो नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना करना, राजनीतिक बंदी की रिहाई हो, गलत कार्य को ठीक करना हो, ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं उसका नियमित कार्य समय होना चाहिए, समय सीमा, संघों के गठन का अधिकार हो, वृद्धावस्था के सुरक्षा से दिया जाए उसको, जो छुआछूत है उसको उन्मूलन हो, महिलाओं का अच्छा सम्मान होना चाहिए, समान स्थिति होना चाहिए। ये सब कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल थे, बट जमींदार का प्रथा उन्मूलन शामिल नहीं थे। और इसी को आगे देखते हैं कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने जमींदारी प्रथा को उन्मूलित किए थे, और नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो जैसे जवाहरलाल नेहरू थे प्रयास किए थे कि जमींदारी प्रथा उन्मूल हो और जो संपत्ति का जो केंद्रीकृत सिस्टम था उसको हद तक विकेंद्रीकृत किया जाए।
44 क्या है, उसकी पेंटिंग्स थॉमस गैंसब्रो द्वारा बनाई गई थी। यह वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश सैन्य बलों का कमांडर थे और 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। ठीक है, 1793 से 1798 तक इसका कार्यकाल था। वारन हास्टिंग्स का 1772 से 1785 तक था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लॉर्ड डलहौजी है, इसका कार्यकाल 1848 से 55 तक कहलाता है, जिसने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत अपनाए थे। नेक्स्ट है कि जो दक्कन राइट्स हुए थे 1878 में, तो दक्कन राइट्स जब हुए थे ना, तो उसमें कह रहा है कि उसका मेन कारण क्या था कि महाराष्ट्र में साहूकारों के खिलाफ किसान असंतोष हो गया था। ठीक है, ये दंगा लगभग जो महाराष्ट्र है, विशेष करके पूना अहमदनगर जिले में हुए थे, जिसमें शोषणकारी जो साहूकार थे ना, वह उसकी जांच के लिए बनाया गया था ये। तो इसलिए देखते हैं कि इसकी जांच के बाद 1878 में ये जांच कमीशन बना और 1879 में 1879 में दक्कन एग्रीगेरियन रिलीफ कमेटी बनाया गया, जिसमें किसानों को गिरफ्तारी से बचाया जा सके और उनको कर्ज और ऋण जाल के बोझ से बचाया जा सके। तो 1879 में क्या हुआ, दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट बना था। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा जोड़ महिलाओं नेताओं के योगदान के संबंध में सही रूप में से मेल खाता है जो सत्याग्रह से संबंधित है, नमक सत्याग्रह से। तो इसमें देखते हैं कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है, उनके ही कहने पर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले गांधी जी को मनाए कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कराई जाए। ठीक है, तब उसके बाद देखते हैं कि सरोजिनी नायडू है, कस्तूरबा गांधी है और बहुत सारी महिलाएं शामिल हुई। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त, यानी 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, उसको सनसेट लॉ इसलिए बोलते हैं कि अगर एक फिक्स्ड समय दिया जाता था कि उस समय तक अगर कर नहीं चुकाया गया तो हम उसका जो जमीन है हड़प लेंगे। तो उसमें क्या है कि जमींदारों जो है ना, वह जमींदार क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बताया कि एक निर्धारित वार्षिक राजस्व एक फिक्स समय में भुगतान करना है, चाहे फसल असफल हो, उतार चढ़ाव हो, कुछ भी हो, आपको जमा करना ही करना है, और नहीं तो उसका संपत्ति स्वचालित रूप से नीलाम कर दिया जाएगा। तो इसलिए उसको सूर्यास्त तक राजस्व का भुगतान न करने पर नीलामी हो जाती थी, इसलिए सनसेट लॉ कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि कार्नेलिया सोराबजी कौन थे, तो कार्नेलिया सोराबजी जो थे ना, लॉ प्रैक्टिस करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, और वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करी थी, बिल्कुल सही है। 49 में क्या है कि चिन्हट की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, तो यह चिन्हट की लड़ाई जो है ना, वह 30 जून 1857 को लखनऊ के पास लड़ा गया था। और ऐसा इसमें इस जो विद्रोह हुआ, इसमें क्या है कि ब्रिटिश सेना लखनऊ की रेसिडेंसी से पीछे भाग गए थे। वह जो है ना विद्रोहियों से डर गए और भाग गए, तभी जो है ना ये बहुत फेमस हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के बारे में, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ कि इसमें 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो डायनेमिक यानी डायरकी सिस्टम था, दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसने प्रांत स्तर पर पूर्ण भारतीय नहीं मिला था, हालांकि कुछ भारतीय और ब्रिटिश का उच्च जो है ना प्रभुत्व था। तो यहाँ पूर्ण भारतीय ना होकर के यहाँ अगर रहता कि अल्पकालिक बहुमत, तब सही होता ये। इस अधिनियम ने भारतीय सेना को क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक भारतीय सचिव का नियुक्ति हुआ था, ठीक है, उसमें 15 सदस्य भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है 51 में देखते हैं कि हिंदुस्तानी और सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गंगा प्रसाद वर्मा थे। ठीक है ना। और ये गंगा प्रसाद वर्मा जो थे, जो सुधारक यानी द रिफॉर्मर समाचार पत्र जो थे, उनके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के पुणे में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 1895 में। 1895 में तो उनका फिर निधन ही हो गया था। ठीक है ना। तो इसका गंगा प्रसाद वर्मा और गणेश अगरकर होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक संपत्ति के ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और पीसी रॉय। शिशिर कुमार घोष उससे संबंधित नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेले कमीशन, तो लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक कार्यकाल था, उन्होंने 1904 में भारत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1904 लाए थे।
भारतीय परिषद अधिनियम, यह तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में आया था। ठीक है। 54 में क्या है कि नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की और भारतीय स्काउटिंग के संस्थापक थे, तो यह कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के संबंध में रंजीत सिंह के साथ सदैव मित्रता की संधि ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप और कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलेट जो न्यायालय और सरकारी व्यवस्था को समाप्त करने से संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे वो उनके कार्यकाल में बहुत कुछ सामाजिक सुधार भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसमें देखते हैं कि सती प्रथा का जो अंत है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में, ठगी प्रथा 1830 में, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में आया था, जिसके तहत क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग को। ठीक है ना। और उसके समय में था ना, मैसूर है 1831 में, कोडग है 1834 में। ठीक है। इसके तहत उसने बिले भी कराए थे। तो 56 में क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें क्या कहा जाता है कि राजनीतिक जो कैदी है उसकी रिहाई कराया जाए। ठीक है। आपातकाल अध्यादेश को वापस लिया जाए। लेकिन और कुछ जो मांगे थे जिसमें पुलिस अत्याचार पर सार्वजनिक जांच हो, उसको नहीं माना गया। और भगत सिंह और साथियों की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की मांग तो गांधी ने करी थी, लेकिन उसको भी नहीं माना गया और अंततः उनको फांसी दी गई थी। तो इसको दिल्ली समझौता या पैक्ट कहा जाता है। 57 में क्या है कि इंडियन नेशनल ट्रायल्स, एक्चुअली आईएनए ट्रायल्स है क्या? तो आईएनए ट्रायल्स जो है उसमें अधिकारी की रक्षा करने के लिए रक्षा समिति बनाई गई थी। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि प्रेम कुमार सहगल है, शाहनवाज खान है, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इसको क्या किए थे, ये ट्रायल से संबंधित हैं, जबकि मोहन सिंह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 58, राजनीतिक स्थानीय स्वशासन की अधिक प्रभावी प्रणाली। तो जैसा कि जानते हैं कि चोल वंश जो थे स्थानीय शासन की अधिक प्रभावी प्रणाली बनाए थे। उसमें गांव की एक सभा थी, ऊर और सभा। तो ऊर किसको बोलते हैं? समान गांव की सभा जिसमें गैर ब्राह्मण बस्ती होते थे, और सभा या महासभा जो है ना ब्राह्मण की बस्ती होते थे। ठीक है। जिसमें अत्यधिक स्वायत्ता और जटिल प्रशासनिक संरचना के साथ कार्य करती थी महिलाएं सब। और तो इसमें क्या है कि किस दक्षिण भारतीय वंश के प्रमुख का हिस्सा है? तो चोल। और यह नेविगेशन यानी कि नेवी से संबंधित है। बकटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंद शक्ति है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। और यह जो है सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शक आक्रमणकारी पर अपनी विजय के स्मरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 61 क्या है? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए थे। और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश के किस राजा ने महान चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और बतापी कोड का उपाधि लिए थे? तो इसमें देखते हैं कि नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है। उन्होंने 642 ईस्वी में कांची के पास एक महान चालुक्य सम्राट जो है ना पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसको मार भी दिया। और चालुक्य की राजधानी जो बतापी था उसको बहुत सारे लूटपाट किए और बाद में उसने बतापी कोड की उपाधि धारण किए। बतापी कोड का मतलब होता है बतापी के विजेता। ठीक है। चूंकि चालुक्य के बतापी पर अटैक किए थे ना, और यह खुद जो है पल्लव वंश के शासक थे। साथ ही बताता हूँ कि नरसिंहवर्मन प्रथम बहुत ही महान जो है कवि थे, संगीतज्ञ थे। और नरसिंहवर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की भी रचना किए। महाबलीपुरम में गुफा मंदिर का भी निर्माण कराए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब कल मिलते हैं 62 से 140 तक। धन्यवाद।